हेलो एवरीवन, हमने आपका चैप्टर पढ़ा था हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। अब हम उसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। सबसे पहले हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे जो आपकी एनसीईआरटी के बुक में दे रखा है। उसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है एग्जाम्स में आने की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट वर द सोशल एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन इन रशिया बिफोर 1905। आपको बताना है कि रशिया में कैसी कंडीशंस थी 1905 से पहले। सोशल कंडीशंस कैसी थी, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी और पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी थी। तो इसका आंसर आपको लिखना है सोशल कंडीशंस में। आपको ये वाले सारे पॉइंट्स लिखने रहेंगे कि मेजॉरिटी रिलीजन वहाँ पर रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी फॉलो की जाती थी, कुछ पॉपुलेशन प्रोटेस्टेंट मुस्लिम बुद्धिस्ट एंड कैथलिक्स की भी थी। ये सब चीज़ें आपको लिखना रहेगी। जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट होते थे उनको इतनी ज़्यादा फ्रीडम नहीं दी जाती थी और इसके साथ साथ उनको उनकी कल्चर फॉलो करने का, उनकी लैंग्वेज बोलने का अधिकार भी नहीं दिया जाता था। वर्कर्स जो थे वो डिवाइडेड थे, उनकी स्किल के बेसिस पे वर्कर्स डिवाइडेड थे। पीजेंट्स जो थे वो भी डिवाइडेड थे, लेकिन पीजेंट्स ने एक ग्रुप बना रखा था जिसको कम्यून बोलते थे और वो साथ में अपनी लैंड को पुल कर देते थे और साथ में खेती करते थे। तो ये सोशल कंडीशंस थी। इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी? तो इकोनॉमिक कंडीशन तो मेजॉरिटी रशिया में क्या चलता था, एग्रीकल्चर सोसाइटी थी। बैकवर्ड था उस वक्त रशिया, थोड़ा सब एग्रीकल्चर पे बेस्ड था। रशिया सबसे ज़्यादा फसल जो थी वो एक्सपोर्ट करता था। इंडस्ट्रीज़ बहुत कम थी, केवल 2 पॉकेट्स थी, पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। जो यहाँ पर भी जो प्रोडक्शन होता था वो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन हाथों से, जो हाथों के कारखानों में वर्कर्स ही किया करते थे। लेकिन जब रेल नेटवर्क बढ़ा रशिया में, जब रेलवेज आया, उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी रशिया में आई, उसकी वजह से फैक्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। कोल, आयरन एंड स्टील का प्रोडक्शन बढ़ने लगा। बहुत सारे वर्कर्स और क्राफ्टमैन्स फैक्ट्रीज़ में काम करने आए। बट क्या होता था, बहुत सारे वर्कर्स थे और उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था। जो कैपिटलिस्ट लोग होते थे, जो बहुत अमीर लोग होते थे, जिनकी फैक्ट्रीज़ होती थी, वो बहुत ज़्यादा वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करते थे, उनको बहुत मिजरेबल कंडीशंस में रखा करते थे। तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने रहेंगे इकोनॉमिक कंडीशंस में। फिर पॉलिटिकल कंडीशंस में आपको क्या लिखना है, रशिया वॉज अ मोनार्की। क्या लिखना है कि रशिया एक मोनार्की था। ज़ार निकोलस सेकेंड थे रशियन एम्पायर के राजा थे। रशियन एम्पायर उस वक्त बहुत बड़ा होता था। आज जो अलग कंट्रीज़ हो गई हैं जैसे फिनलैंड, लैटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, थोड़ा सा पोलैंड का पार्ट, यूक्रेन, बुल्गारिया, ये भी एक समय पर रशियन एम्पायर का ही पार्ट हुआ करते थे। और यहाँ तक कि आज एशिया में जो कंट्रीज़ आती है, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अज़रबैजान, ये सब भी रशियन एम्पायर का पार्ट ही हुआ करते थे। तो उस वक्त जो ज़ार निकोलस जो वहाँ के राजा थे वो क्या पे बिलीव करते थे, डिवाइन राइट्स ऑफ किंग। वो सोचते थे किंग ही सब कुछ है, बस किंग ही सब कुछ करेंगे, सिटीजन के पास कोई राइट्स नहीं थे। दे वर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। वो पार्लियामेंट को कोई आंसर भी नहीं करते थे, वो अपने हिसाब से काम करते थे। और बहुत सारी इलीगल जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी वो सब इलीगल कर दी थी उन्होंने। कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी उनके राज्य में नहीं बना सकता था। तो ये सारी पॉलिटिकल कंडीशंस थी 1905 से पहले रशिया में। अब सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है, इन व्हाट वेज वर द वर्किंग पॉपुलेशन इन रशिया डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज़ इन यूरोप बिफोर 1970। तो 1970 से पहले जो रशियन जो पॉपुलेशन थी, जो काम करती थी, जो वर्किंग पॉपुलेशन थी, वो कैसे अलग थी यूरोप की पॉपुलेशन से। ठीक है, कि रशिया के जो काम करने वाले लोग कैसे अलग थे यूरोप के काम करने वाले लोगों से। तो इसका आंसर है कि जो रशिया में जो काम करने वाले लोग थे वो मोस्ट ऑफ द काम कहाँ पर करते थे, एग्रीकल्चरिस्ट थे। ठीक है, वो एग्रीकल्चर काम करते थे, खेतों में काम करते थे, क्योंकि उस वक्त इंडस्ट्री ज़्यादा रशिया में नहीं थी। 85% लोग क्या काम करते थे, एग्रीकल्चर ही करते थे, खेती ही किया करते थे। जो प्रपोर्शन था वो बहुत ज़्यादा था इन कंपैरिजन टू अदर यूरोपियन कंट्रीज़, बिकॉज दूसरी कंट्रीज़ में जैसे फ्रांस और जर्मनी में जो प्रपोर्शन था कि एग्रीकल्चर में बहुत कम लोग थे, केवल 40% 50% लोग ही एग्रीकल्चर में हुआ करते थे और बाकी सारे फैक्ट्रीज़ में काम करते थे। लेकिन रशिया में मोस्ट ऑफ द लोग एग्रीकल्चर बेस्ड थे, एग्रीकल्चरिस्ट थे। कल्टिवेटर प्रोड्यूस फॉर द मार्केट एज वेल एज फॉर देयर ओन नीड्स। कल्टिवेटर्स जो होते थे रशिया में वो मार्केट के लिए तो प्रोड्यूस करते ही थे, साथ में अपने आप के लिए भी प्रोड्यूस करते थे, अपने आप के लिए भी खेती करते थे। इसके साथ साथ वो बहुत सारा क्या करते थे, एक्सपोर्ट भी करते थे, बहुत सारी फसल एक्सपोर्ट भी किया करते थे दूसरी कंट्रीज़ में।
तो ऐसे जो यूरोप की वर्किंग क्लास थी और रशिया की वर्किंग क्लास थी वो एक दूसरे से ऐसे अलग थी कि रशिया में मोस्ट ऑफ द लोग एग्रीकल्चरिस्ट थे, लेकिन यूरोप में केवल 50% 40% लोग ही एग्रीकल्चरिस्ट थे, दूसरे फैक्ट्रीज़ में काम किया करते थे। तो ये डिफरेंस था रशिया और यूरोपियन कंट्रीज़ की वर्किंग पॉपुलेशन में। अब थर्ड क्वेश्चन है, वाई डिड द ज़ारिस्ट ऑटोक्रेसी कोलैप्स इन 1970? कि जो ज़ार की जो ऑटोक्रेसी थी, जो अपनी मनमानी जो इतना वो चला रहे थे ज़ार, तो वो कोलैप्स क्यों हो गई, वो बंद क्यों हो गई, क्यों उनका फॉल हुआ? तो इसका आंसर है आफ्टर 1905 हमने देखा था ब्लडी संडे वाला इंसिडेंट हुआ था। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो बहुत सारी ट्रेड यूनियंस हुई, फैक्ट्री कमिटीज़ हुई, उसको इन्होंने क्या कर दिया था, इलीगल कर दिया था। ठीक है, इसके बाद लोगों को बहुत गुस्सा हो गया कि अब लोगों को ट्रेड यूनियंस बनाने की आज़ादी उनसे छीन ली। देयर वर रिस्ट्रिक्शन ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी, कोई इकट्ठे नहीं हो सकता, कोई भी ज़ार के खिलाफ नहीं बोल सकता। इसके साथ साथ ज़ार ने क्या किया था कि दो जो ड्यूमास बनाई थी, ठीक है, जो एडवाइजरी बॉडी बनाई थी पार्लियामेंट जैसी, तो ड्यूमा को उन्होंने क्या कर दिया था, डिसमिस कर दिया था। ठीक है, उन्होंने बोला था कि ये अच्छी नहीं है, उन्होंने डिसमिस कर दिया था। फिर थर्ड ड्यूमा जो आई थी जिसमें उन्हीं के लोग थे, तो उन्हीं को ही उन्होंने चलने दिया था। बाकी जो दो ड्यूमास थी जिसमें रेडिकल्स भी थे, लिबरल्स भी थे, कंजर्वेटिव्स भी थे, तो उसको चलने नहीं दिया। जो थर्ड ड्यूमा आई थी जिसमें केवल कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस थे, तो उसी को ही चलने दिया। तो लोगों को इससे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे लोग ज़ार से। वो ऐसा क्यों चाहते थे कि वो फर्स्ट और सेकंड ड्यूमा पावर में ना रहे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी अथॉरिटी को, उनकी पावर्स को कोई क्वेश्चन करे। तो जो थर्ड ड्यूमा आई थी उसको उन्होंने चलने दिया, क्योंकि उसमें कौन थे, मोस्ट ऑफ द लोग कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस थे। फिर क्या हुआ, ये सब तो हो ही रहा था। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आई। फिर 1905 से 1940 तक लोग फिर भी एक बार राजा के साथ कोप अप करके चलते हैं, रशिया के लोग थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो ज़ार के खिलाफ ही हो जाते हैं, पूरे रशिया के लोग, मोस्ट ऑफ द लोग खिलाफ हो जाते हैं। तो क्योंकि ज़ार ने क्या करा था कि वो यूनिलैटरल डिसीजंस फॉलो करने लगे थे। फिर डूमा जो उन्होंने एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बना रखी थी बातचीत के लिए, उनसे सलाह मशवरा ही नहीं करते थे, वो अपनी मर्जी करते थे। रशिया के जो सोल्जर्स थे वो बहुत ज़्यादा, साथ में हमने एक और चीज़ देखी थी कि जो रशियन सोल्जर्स थे, जब वो हारते जा रहे थे जर्मनी से, क्या होते जा रहे थे, वो पीछे पीछे की ओर शिफ्ट हो रहे थे। और वो सारे, और ज़ार ने इनको क्या ऑर्डर दिया था कि आप पीछे पीछे शिफ्ट हो जाओ। साथ में जो रशियन सोल्जर्स जो रशिया की टेरिटरी में आ रहे हैं, जो जर्मनी के सोल्जर जो रशिया की टेरिटरी में आ रहे हैं, उनको खाना पानी ना मिले, इसके लिए तुम सारी बिल्डिंग्स वगैरह और सारी जो फसल वगैरह वो भी डिस्ट्रॉय कर दो। इसके ऑर्डर दिए थे ज़ार ने। तो ये ऑर्डर बहुत बेकार था, क्योंकि इससे बहुत सारी फसल को डिस्ट्रॉय करना पड़ा, रशिया के सोल्जर्स को ही रशिया में होने वाली फसल को डिस्ट्रॉय करना पड़ा। तो ये भी बहुत एक बेकार चीज़ हुई थी। बहुत सारे सोल्जर्स जो थे वो इस बैटल में मारे गए थे। जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसका बहुत ज़्यादा सीवियर इम्पैक्ट रहा था रशिया पर। इसके साथ एक और चीज़ क्या थी कि रशिया में जो पॉपुलेशन थी, मोस्ट ऑफ द लोग पीजेंट्स थे, ठीक है, और थोड़े वर्कर्स थे। तो ये लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे ज़ार से, क्योंकि ज़ार ने क्या कर रखा था कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी वो कुछ ही लोगों के हाथ में थी। जस्ट जो अमीर लोग होते थे, जो लैंड ओनर्स होते थे, जो फैक्ट्री के मालिक होते थे, उन्हीं के पास प्रॉपर्टी हुआ करती थी। और बाकी पीजेंट्स और वर्कर्स का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी जब ज़ार थे उस वक्त। तो लोग इससे भी बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो ज़ार की जो ऑटोक्रेसी थी, ज़ार जो अपनी मनमानी चला रहे थे, तो वो ख़त्म हुई और ज़ार को फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन में हटाया और एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी। फोर्थ क्वेश्चन आपको दे रखा है, आपको एक लिस्ट बनानी है, वन विद द मेन इवेंट्स एंड द इफेक्ट्स ऑफ द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन एंड द अदर विद द मेन इवेंट्स एंड इफेक्ट्स ऑफ अक्टूबर रिवॉल्यूशन। की एक क्या क्या इवेंट्स हुए थे फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन में और उसका इफेक्ट क्या हुआ, ये आपको एक लिस्ट बनानी है। और अक्टूबर रिवॉल्यूशन में कौन कौन से मेन इवेंट्स हुए थे और उसका क्या इफेक्ट हुआ, वो आपको, ये सबका आपको एक लिस्ट बनानी है। और एक पैराग्राफ भी लिखना है, इनके बारे में पैराग्राफ भी लिखना है, कौन कौन लीडर्स इसमें इन्वॉल्व थे, पूरी जो सोवियत हिस्ट्री के बारे में उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, तो ये सब आपको लिखना है। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है, सबसे पहले हम फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन के बारे में लिखेंगे। तो सबसे पहले 22 फरवरी में क्या हुआ था, फैक्ट्री पर लॉकडाउन लग गया था, ताले लग गए थे। फिर 23 फरवरी को क्या हुआ कि जो वर्कर्स थे वो 50 फैक्ट्रीज़ के जो वर्कर्स थे वो स्ट्राइक करने के लिए निकल गए थे। 24 और 25 को क्या हुआ था कि जो स्ट्राइक्स थी, जो डेमोन्स्ट्रेटर्स थे, तो
जो स्ट्राइक कर रहे थे, तो पुलिस को बुला लिया गया था उनको सरप्राइज़ करने के लिए, उनको वर्कर्स जो डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं उनको दबाने के लिए। 25 को क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने ड्यूमा को भी सस्पेंड कर दिया था। फिर 27 को क्या हुआ कि जो पुलिस के हेडक्वार्टर्स थे उसको रैंकसेक्ट कर दिया वर्कर्स ने, और ड्यूमा के मेंबर्स ने भी वर्कर्स का सपोर्ट करा, डेमोस्ट्रेटर्स का सपोर्ट किया। उसके बाद जो सारे सोल्जर्स वगैरह भी सब लोग वर्कर्स की साइड हो गए थे। तो इस तरीके से 27 को ये हुआ। 2 मार्च को क्या हुआ कि ज़ार फिर एब्डिकेट हो गए, सोवियत वो हटा दिए गए। फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन में ये सारी जो चीज़ें हुई, तो जो उनकी जो आर्मी थी वो भी वर्कर्स के साथ हो गई थी, डेमोस्ट्रेटर्स के साथ हो गई थी। तो अब राजा कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो ज़ार क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं अपनी पोजीशन से। उसके बाद क्या बनता है, प्रोविजनल गवर्नमेंट बनती है। टेम्परेरी कुछ समय के लिए एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनती है, जिसमें सोवियत के और ड्यूमा के कुछ लीडर्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाते हैं। तो ये मेन डेट्स के हिसाब से रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था ये देखा। इसका इफ़ेक्ट क्या हुआ, तो जो आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर्स एंड इंडस्ट्रीज बिकम इन्फ्लुएंशियल। आर्मी के जो ऑफिशियल्स थे, लैंड ओनर्स थे और इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इन्फ्लुएंशियल बन गए। क्यों हो गए, क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट में यही लोग ज़्यादा थे, ठीक है। वर्कर्स और पेजेंट्स और ये सब लोग तो अभी भी नीचे के उसमें ही थे, ये लोग और ज़्यादा पावरफुल हो गए थे क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट में यही लोग थे। साथ में पब्लिक मीटिंग्स पर जो रिस्ट्रिक्शन था, एक अच्छी चीज़ हुई थी कि पब्लिक मीटिंग पर जो ज़ार ने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे वो हटा दिए गए थे। अब सब लोग पब्लिक मीटिंग्स रख सकते थे, पब्लिक में इकट्ठे हो सकते थे। और इसके बाद क्या होने लगा, ट्रेड यूनियंस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। बहुत सारे लोग अपनी काउंसिल्स बनाने लग गए, टीम बनाने लग गए, ट्रेड यूनियंस बहुत सारी बनने लगी। तो ये था पूरा फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन, जिसमें ज़ार को हटा दिया गया और प्रोविजनल गवर्नमेंट आ गई। अब अक्टूबर रिवॉल्यूशन में की लिस्ट बनानी है, तो अक्टूबर रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था, तो ये तो एक ही दिन की चीज़ थी, बाकी फिर भी 6 अक्टूबर को क्या हुआ था कि व्लादिमीर लेनिन जो थे, बोल्शेविक पार्टी के लीडर जो थे, वो क्या बनाते हैं, पेट्रोग्रेड सोवियत एंड द बोल्शेविक पार्टी टू एग्री टू द सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर। ये लोग क्या करते हैं, पेट्रोग्रेड सोवियत जो होती है, जो एक सोवियत बनती है, उसके बाद बोल्शेविक पार्टी जो होती है, ये सब एग्री करके क्या बोलते हैं कि अब हम सब लोग ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की पावर छीन लेंगे और एक सोशलिस्ट स्टेट बनाएंगे। और मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी वॉज अपॉइंटेड बाय द सोवियत, और उसके बाद एक मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी भी बनाते हैं ये काम करने के लिए। 24 को क्या करते हैं लोग, 24 को अपराइजिंग होती है, ठीक है। एक ही दिन में अक्टूबर रिवोल्यूशन एकदम कंप्लीट हो जाता है। यह अपराइजिंग का दिन था, प्रोविंशियल प्रोविजनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये अपराइजिंग करते हैं। जो मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी जो बनाई थी बोल्शेविक पार्टी ने, लेनिन ने जो कमेटी बनाई थी, तो वो लोग क्या, वो कमेटी क्या करती है कि जो गवर्नमेंट, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट के जो ऑफिसेस होते हैं और जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको अरेस्ट कर लेती है। विंटर पैलेस को भी उनके अंडर में ले लेती है। तो जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है उसके मिनिस्टर्स वो ये लोग सरेंडर कर लेते हैं, और अब पावर किसके पास आ जाती है, बोल्शेविक के पार्टी के पास आ जाती है। तो इसके इफ़ेक्ट क्या हुए, तो सबसे पहली चीज़ हुई कि जो इंडस्ट्रियल्स और बैंक्स थे उनको नेशनलाइज कर दिया गया, ठीक है। जब बोल्शेविक पार्टी जैसे ही पावर में आई, तो जो भी इंडस्ट्रीज़ जो थी, बैंक्स जो थी, उसको नेशनलाइज कर दिया। मतलब अब उसको कौन गवर्न करेगा, उसको कौन उसका रेगुलेट करेगा, गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी, ऐसा रखा। फिर रशिया बिकम्स अ वन पार्टी स्टेट। बोल्शेविक पार्टी के आने से क्या हुआ कि रशिया में जो पॉलिटिकल पार्टी बनाने की सबको जो आज़ादी थी वो चली गई, एक पार्टी स्टेट हो गया और सिंगल पार्टी बची केवल बोल्शेविक पार्टी, क्योंकि हमने देखा था वो बहुत ज़्यादा हार्श मेजर्स लेने लग गई थी, और केवल एक पार्टी बचती है बोल्शेविक पार्टी, जो कि नाम अपना चेंज करके रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रख लेती है। तो अब इसके बारे में आपको फिर एक पैराग्राफ भी लिखना था। तो ड्यूरिंग द फेब्रुअरी रिवोल्यूशन द फैक्ट्री वर्कर्स एंड द गवर्नमेंट रेजिमेंट्स प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल। तो ये जो फेब्रुअरी रिवोल्यूशन जो था, इसमें किस किस ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, वर्कर्स ने किया था क्योंकि डेमोस्ट्रेशन वही कर रहे थे, और गवर्नमेंट रेजिमेंट्स और गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने किया था। तो सबसे मेजर जो चीज़ हुई थी फेब्रुअरी रिवोल्यूशन में, क्या हुआ था, डाउनफॉल ऑफ द रशियन मोनार्की। रशियन मोनार्की जो थी, इतने दिन से जो राजा का रूल चलते आ रहा था वो हट गया था, ज़ार निकोलस को हटा दिया गया था, और क्या बन गया था, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेट्रोग्रेड सोवियत। पेट्रोग्रेड सोवियत मतलब एक काउंसिल जो बनी थी, ठीक है, प्रोविजनल गवर्नमेंट आ जाती है इसके बाद, जिसमें पेट्रोग्रेड सोवियत के मेंबर्स होते हैं, ड्यूमा के मेंबर्स होते हैं। तो पावर पेट्रोग्रेड सोवियत के पास आ जाती है, जिसमें बहुत सारे आर्मी के लोग भी थे, लैंड ओनर्स, फैक्ट्री ओनर्स, इन सब लोगों के पास पावर आ जाती है। फिर क्या होता है, व्लादिमीर लेनिन आते हैं, ठीक है, ये बोल्शेविक पार्टी के लीडर थे।
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अक्टूबर रिवॉल्यूशन में। अक्टूबर रिवॉल्यूशन इनकी वजह से ही होता है। बोल्शेविक पार्टी क्या करती है, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट जो बनी थी जिसमें अभी भी अमीर लोग चले गए थे, तो उसको क्या कर देती है, उसको हटा देती है और सारी पावर अपने हाथ में ले लेती है और बाद में अपना नाम चेंज करके क्या रख देती है, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रख लेती है। तो ये मेन चीज़ थी फरवरी रिवॉल्यूशन एंड अक्टूबर रिवॉल्यूशन के, इनके इफ़ेक्ट्स जो थे और कौन लीडर्स जो थे जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो अगर आपको याद नहीं हो तो आप वीडियो भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन आपसे है कि व्हाट वर द मेन चेंजेस बॉट अबाउट बाय द बोल्शेविक इमीडिएटली आफ्टर अक्टूबर रिवॉल्यूशन। तो जब अक्टूबर रिवॉल्यूशन हुआ जिसके बाद बोल्शेविक पार्टी के पास सारी पावर आ जाती है, तो उसके बाद क्या क्या चेंजेस लाती है बोल्शेविक पार्टी। तो क्या इसका आंसर क्या है, बहुत सारे चेंजेस लाती है। सबसे पहली चीज़ थी कि इंडस्ट्रीज़ और बैंक्स को क्या कर देती है, नेशनलाइज कर देती है कि अब जो भी इंडस्ट्रीज़ और बैंक्स का काम कौन देखेगी, उसको ओन कौन करेगा और मैनेज कौन करेगा, गवर्नमेंट उसको मैनेज करेगी। द लैंड वॉज डिक्लेयर सोशल प्रॉपर्टी, लैंड को एक सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देते हैं और पीजेंट्स वगैरह सबको लैंड दे देते हैं और जो अमीर लोग होते हैं, जो नोबिलिटी होते हैं, उनसे लैंड छीन ली जाती है और रीडिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है पेजेंट्स को। सिटीज़ में क्या हो रहा था कि जो बड़े बड़े लोगों के हाउसेस होते थे, जो अमीर लोग होते थे जिनके बड़े बड़े घर थे, तो उनको सबको हटा के फैमिली की जितनी साइज़ है उसके हिसाब से सबको घर दे दिया। जिसकी छोटी फैमिली उनको छोटा घर, जिनकी बड़ी फैमिली उनको बड़ा घर। तो फैमिली की साइज़ के अकॉर्डिंग हाउस का पार्टीशन करना स्टार्ट करा। सेकेंड चीज़ करी कि जो ओल्ड टाइटल्स यूज़ किए जाते थे एरिस्टोक्रेसी के लिए, उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी, उसको बैन कर दिया। सब लोगों को इक्वल करने के लिए जो भी टाइटल्स लगाए जाते थे अमीर लोगों के आगे, उसको बैन कर दिया। और न्यू यूनिफॉर्म्स, आर्मी में नई यूनिफॉर्म्स लाई गई कि अब जो है, अब गवर्नमेंट बदल गई है, बोल्शेविक पार्टी पावर में आ गई है, तो नई यूनिफॉर्म्स लाई गई। ऑफिशियल्स एंड आर्मी के लोगों के लिए नई यूनिफॉर्म डिज़ाइन करी गई। थर्ड चेंज हुआ कि जो बोल्शेविक पार्टी का नाम जो था वो पहले बोल्शेविक पार्टी था, बोल्शेविक पार्टी से क्या हो गया, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी हो गया। फोर्थ चेंजेस उन्होंने क्या करा कि जर्मनी के साथ जो इतना उनकी लड़ाई चल रही थी, वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उससे रशिया का बहुत सारा नुकसान हो रहा था। तो लोग उसको बहुत ज़्यादा अपोजिट करते हैं। रशिया के लोग बोलते हैं कि नहीं, हम जर्मनी से हाथ नहीं मिलाएंगे। फिर भी बोल्शेविक पार्टी क्या करती है कि जर्मनी से पीस ट्रीटी साइन कर लेती है, पीस कर लेती है जर्मनी के साथ और वर्ल्ड वॉर से अपना हाथ खींच लेती है, वर्ल्ड वॉर से पीछे हट जाती है। फिफ्थ था कि लेटर ईयर्स, मतलब कुछ समय बाद हुआ था ये वाला चेंज कि जब बोल्शेविक पार्टी के पास ही पावर रहती है सिविल वॉर वगैरह सबके बाद, तो फिर क्या होता है, बिकम्स ओनली, केवल एक ही पार्टी बचती है, बोल्शेविक पार्टी। बोल्शेविक पार्टी इतना रिप्रेसिव पॉलिसी अपना रही थी कि किसी और पॉलिटिकल पार्टी बचती नहीं है। पूरे रशिया में केवल एक ही पॉलिटिकल पार्टी रहती है, जो बोल्शेविक पार्टी। बोल्शेविक पार्टी इलेक्शन कराती है और फिर ऑल रशिया कांग्रेस ऑफ सोवियत बनाती है और ये पार्लियामेंट रशिया में बनती है। अब सिक्स एंड लास्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का कि आपको कुछ लाइंस लिखनी है, ये जो आपको वर्ड से रखे हैं उस पर। तो सबसे पहले है कुक्लक्स, द ड्यूमा। फिर थर्ड है वुमेन्स वर्कर्स बिटवीन 1900 एंड 1930, द लिबरल्स एंड स्टैलिन्स कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। इसके ऊपर आपको कुछ लाइंस लिखनी है। तो सबसे पहले है कुक्लक्स। कुक्लक्स कौन थे, दे वर वेल टू डू पीजेंट्स, मतलब जो थोड़े अमीर पीजेंट्स होते थे उनको क्या बोलते थे, कुक्लक्स बोलते थे। हु वर सपोज टू द होल्डिंग स्टॉक्स इन अ होप, जिनको ऐसा स्टैलिन क्या सोच रहे थे कि शायद ये लोग क्या कर रहे हैं, स्टॉक को होल्ड करके रख रहे हैं, मतलब जो भी स्टॉक है उनको इलीगली गोडाउंस में होल्ड करके रख रहे हैं, मार्केट में नहीं ला रहे हैं। तो इन पर ये आरोप लगाया जा रहा था। इसकी वजह से गवर्नमेंट क्या करती है, स्टैलिन की सरकार क्या करती है कि इनके घरों में रेड डालती है ताकि जो ये इतनी ज़्यादा जो फसल की प्राइसेस बढ़ रही है उसको कम कर सकें। उनकी लैंड भी बहुत हद तक छीन लेती है ताकि एक स्टेट कंट्रोल लार्ज फार्म्स बना सके। इन लोगों के पास बहुत लंबे लंबे खेत होते थे, तो इनके खेत छीन लिए गए ताकि एक सारे खेत मिला सके और गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करे। उसके बाद है ड्यूमा। ड्यूमा से आप क्या समझते हैं, तो ड्यूमा क्या था, ड्यूमा जो थी एक कंसल्टेटिव बॉडी थी जो राजा को कंसल्ट करने के लिए, सलाह मशवरा देने के लिए बनाई गई थी। उसको क्रिएट कब किया था, ज़ार ने परमिशन दी थी उनको क्रिएट करने की 1905, मतलब जो ब्लडी संडे वाला इंसिडेंट हुआ था, जो 1905 का रिवोल्यूशन हुआ था, उसके बाद लोग बोल रहे थे कि हमको तो एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, हमें तो एक पार्लियामेंट चाहिए। तो उसके बाद फिर ज़ार इसको बनाने की परमिशन दे देते हैं। तो ड्यूमा एक पार्लियामेंट थी।
अब थर्ड है वर्कर्स, वुमेंस वर्कर्स के बारे में लिखना है 1900 से 1930 तक। तो वुमेन मेड अप 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर, मतलब फैक्ट्री में जो काम करते थे वो 30% वुमेन्स ही हुआ करती थी। बट वुमेन्स को आधा पेमेंट दिया जाता था या 3/4 पेमेंट ही करा जाता था, मेंस के मुकाबले उनको कम पैसा दिया जाता था। बहुत सारी जो स्ट्राइक्स हो रही थी फरवरी रिवॉल्यूशन के दौरान, अक्टूबर रिवॉल्यूशन के दौरान, तो उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले विमेंस ने भी किया था। दे इवन वर्कड ऑन कलेक्टिव फार्म्स, और जो कलेक्टिव फार्म्स थे उसमें विमेंस भी काम किया करती थी। अब आपको फोर्थ लिबरल्स के बारे में कुछ लिखना है। तो लिबरल्स कौन होते थे? दे वर अ ग्रुप विच लुक टू चेंज सोसाइटी, ये सोसाइटी को चेंज करना चाहते थे। ये क्या चाहते थे? एक ऐसा नेशन चाहते थे जो सारे रिलीजन को फॉलो करे, सारे रिलीजन को टॉलरेट करे, सारे रिलीजन मेन माने, कोई भी एक रिलीजन को सारी इम्पोर्टेंस ना मिले, वो ऐसा चाहते थे। और लिबरल्स क्या बोल रहे थे कि एक डायनेस्टिक रूलर नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक ऐसा इंसान नहीं होना चाहिए जो राजा का बेटा राजा है इसलिए उसको राजा बना दिया और वही रूल करेगा। वो इसके एकदम सख्त खिलाफ थे। वो ऐसा बोल रहे थे कि जो पर्सन सच में भी पावर देने के लायक है उसे ही पावर दी जाए, ये लोग ऐसा चाहते थे। दे आर्ग्यूड फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ये चाहते थे कि एक रिप्रेजेंटेड इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो, ठीक है, एक राजा वाजा ना हो, एक पार्लियामेंट हो जिसमें बहुत सारे लोग हो जो मिलकर एक गवर्नमेंट बनाएं, लोगों के लिए कानून बनाएं। और साथ में ये लोग चाहते थे कि जुडिशरी भी हो, अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा है कानून तो उनको सज़ा देने के लिए जुडिशरी भी एक वेल ट्रेन जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना चाहिए। तो लिबरल्स जो थे ये चेंज चाह रहे थे। फिफ्थ आपको लिखना है स्टालिन की जो कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम था उसके बारे में आपको लिखना है। तो स्टालिन के क्या चाहते थे? वो ऐसा होप कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि जो फूड शॉर्टेज आ रही है रशिया में, वर्ल्ड वॉर में जो पार्टिसिपेट किया था, बहुत सारे रीजंस की वजह से फूड शॉर्टेज जो आई थी रशिया में उसको कंट्रोल में कर सके। बहुत सारे लोग मर रहे थे भूखे, तो ऐसा ना हो, उसको कंट्रोल करने के लिए वो कौन सा प्रोग्राम लाते हैं? कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम लाते हैं। इसमें क्या हो रहा था कि सारे फार्म्स को कंबाइन कर रहे थे और सारे फार्म्स को मॉडर्न करने की कोशिश कर रहे थे। उस पर एक टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ कर सकते हैं, मशीन्स कैसे यूज़ कर रहे थे, ये कोशिश कर रहे थे। दिस वॉज कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम दैट बिगन इन 1929। कब शुरू हुआ था ये प्रोग्राम? 1929 में शुरू हुआ। पर पीजेंट्स जो थे ये इसके खिलाफ थे, पीजेंट्स नहीं चाहते थे ऐसा हो। पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू वर्क इन दिस स्टेट कंट्रोल कलेक्टिव फार्म्स कॉल्ड खोखलोस। और ये जो खोखलोस बना रखा था, ये जो कलेक्टिव फार्म्स थे, पीजेंट्स को इसमें फोर्स किया जाता था काम करने के लिए। सबके पीजेंट्स के, सब लोगों के जो सोशलिज्म के बाद जो बांट दिया गया था, तो स्टालिन सबके वापस छीन लेते हैं और पूरे फार्म्स को कंबाइन कर लेते हैं। तो फार्मर्स इससे खुश नहीं थे, फोर्सफुली फार्मर्स को इसमें काम कराया जा रहा था। तो ये होते हैं आपके सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस। अब हम थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिखेंगे जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट वर द इमीडिएट अचीवमेंट्स ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन? रशियन रिवॉल्यूशन की अचीवमेंट्स क्या थी? तो सबसे पहली थी कि न्यू सोशल सेटअप बना, ठीक है, एक नया सोशल सेटअप बना। और सेकेंड थी स्ट्रेंथन रशिया, रशिया को एक बहुत पावरफुल बनाया, ठीक है। पहले राजा का रूल था, एक तरीके से रशिया में बहुत एग्रीकल्चर बेस्ड था, बैकवर्ड था, उससे एक वर्ल्ड पावर बनकर जो रशिया सामने आया, तो रशियन रिवॉल्यूशन की वजह से ही पॉसिबल हुआ। तो इसका आंसर ये है फोर्थ। फिर आपका सेकेंड क्वेश्चन है, वाई डिड केरेंस्की गवर्नमेंट बिकम्स अनपॉपुलर इन रशिया? केरेंस्की की जो गवर्नमेंट थी, इसको आप करेक्ट करके लिख लेना, वाई डिड प्रोविजनल गवर्नमेंट बिकम अनपॉपुलर इन रशिया? कि जो केरेंस्की जो गवर्नमेंट थी, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, उसको वो बहुत अनपॉपुलर क्यों हुई, क्यों अक्टूबर रिवॉल्यूशन में इसको हटाया गया? तो ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि हिज फेलियर टू फील द पल्स ऑफ द नेशन के लिए कुछ कर नहीं रही थी गवर्नमेंट। पीपल पीस चाहते थे, ठीक है, लोग चाहते थे कि वॉर में ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो रशिया, बट ही ट्राइज टू कंटिन्यू द वॉर। लेकिन प्रोविजनल गवर्नमेंट जो आती है ये वॉर को कंटिन्यू रखती है, वॉर को नहीं रोकती है। और साथ में नॉन रशियन नेशनलिस्ट फेल टू गेट एन इक्वल स्टेटस अंडर हिज गवर्नमेंट। और जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट जो थे, इन लोगों को ज़्यादा स्टेटस नहीं दिया गया। जो डिस्क्रिमिनेशन था नॉन रशियन नेशनलिस्ट
कम्युनिस्ट को जो फेस करते वो आ रहे थे ज़ार के वक्त से, वो कंटिन्यू रहता है, प्रोविजनल गवर्नमेंट उसको नहीं हटाती है। तो ये सब रीजंस थे जिससे जो प्रोविजनल गवर्नमेंट को लोग हटाना चाह रहे थे। अब थर्ड क्वेश्चन है, विच इवेंट इन रशियन हिस्ट्री इज़ नोन एज ब्लडी संडे? कौन से इवेंट को ब्लडी संडे बोला जाता है? तो 9 जनवरी 1905 का जो इवेंट है जिसमें बहुत सारे वर्कर्स को मार दिया गया, इसमें वाइफ्स थी, चिल्ड्रंस थी, मेंस थे, इन सबको मार दिया गया सेंट पीटर्सबर्ग में। तो इसी चीज़ को हम ब्लडी संडे वाला इंसिडेंट कहते हैं। ये लोग विंटर पैलेस में गए थे राजा से बात करने, एक पिटीशन रखने, लेकिन ज़ार अपनी जो आर्मी होती है उनको ऑर्डर दे देते हैं और इन सबको मार दिया जाता है। मोर देन 1000 वर्कर्स, कितने लोगों को मारा जाता है? 1000 वर्कर्स को मार दिया जाता है, बहुत सारे घायल भी हो जाते हैं, और इसी को ही हिस्ट्री में ब्लडी संडे की तरह बोला जाता है। अब फोर्थ क्वेश्चन है, मेंशन 2 इफ़ेक्ट्स ऑफ रशियन रिवोल्यूशन ऑन रशिया। रशियन रिवोल्यूशन का इफ़ेक्ट रशिया में क्या हुआ? तो सबसे पहली चीज़ हुई कि जो डिप्लोमेटिक रूल था, ठीक है, डिस्पोटिक रूल जो था ज़ार निकोलस का, वो ख़त्म हुआ। ठीक है, जो रशिया के जो राजा थे ज़ार निकोलस, वो बहुत ज़्यादा डिस्पोटिक थे, वो अब तानाशाही थे। ठीक है, वो अपने हिसाब से काम करते थे, लोगों के भले के लिए नहीं सोच रहे थे। ठीक है, राजा का काम होता है कि लोगों का भला करना, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे, अपने हिसाब से काम करते थे। तो इस रेवोल्यूशन के बाद राजा को और राजा की फैमिली को मार दिया गया। तो ये एक जो डिस्पोटिक रूल था, तानाशाही रूल था, वो ख़त्म हुआ रशियन रिवोल्यूशन के बाद। सेकेंड चीज़ हुई इस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पीजेंट्स एंड वर्कर्स। जो पीजेंट्स और वर्कर्स की एक गवर्नमेंट बनी। ठीक है, रशियन रिवोल्यूशन के बाद जो लोअर स्ट्रेटा जो था, जो निचले स्तर के लोग थे, उनकी गवर्नमेंट बनी। क्या हुआ था कि किसके पास में पावर आ गई थी? कम्युनिस्ट पार्टी के पास आ गई थी। रशियन कम्युनिस्ट पार्टी जो लेनिन की पार्टी थी, बोल्शेविक पार्टी के पास पावर आ गई थी। उन्होंने क्या बनाया, सारे एक सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक बनाया, USSR बनाया, जो कि बोल्शेविक के प्रिंसिपल से हिसाब से काम करता था, जो कि एक तरीके से वर्कर्स की पार्टी थी। ठीक है, वर्कर्स और पेजेंट्स की पार्टी थी। तो अब किसकी सरकार बनी रशियन रिवोल्यूशन के बाद? पेजेंट्स और वर्कर्स की सरकार बनी। तो ये 2 मेन इफेक्ट्स हुए थे रशियन रिवोल्यूशन के। अब इसी बार आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मेन डिफरेंस क्या था बोल्शेविक एंड मेल्शेविक्स में। तो बोल्शेविक जो थे ये कौन से ग्रुप्स थे? ये बहुत ज़्यादा लोग थे बोल्शेविक पार्टी में। लीडर कौन थे? लेनिन थे। ये कैसे थे? रिवोल्यूशनरी मेथड चाहते थे कि एकदम से अब गवर्नमेंट को हटा दो, एकदम से हटा दो, ये ऐसा चाह रहे थे। ये बिल्कुल नहीं चाह रहे थे कि अगर इलेक्शन हो, पार्टी सिस्टम आए, पार्लियामेंट बने, इलेक्शंस हो, ये चाह रहे थे जल्दी से चेंज आए, वॉयलेंट चेंज चाह रहे थे ये लोग। मेल्शेविक्स कौन से थे? मेल्शेविक ऐसा चाह रहे थे कि नहीं, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम आए, एक इलेक्शन के द्वारा जो सरकार है वो बने। ये पार्टी सिस्टम चाह रहे थे। ये लोग चाह रहे थे कि सभी लोग पार्टी, बोल्शेविक क्या बोल रहे थे कि सब लोगों को पार्टी में ना मत आने दो, लेकिन मेल्शेविक क्या बोल रहे थे कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, सभी को आने दो। फ्रांस और जर्मनी में जो जैसा हो रहा है कि सब लोग मेंबर बन सकते हैं, वैसे होने दो। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस था। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा है कि गिव 2 मेन फीचर्स ऑफ कम्युनिज्म। कम्युनिज्म का मतलब क्या है? एक सोशलिज्म के बाद एक और टर्म आई थी कम्युनिज्म। इसका मतलब क्या होता है? तो कम्युनिज्म ओपनली प्रीचेस क्लास वॉर। The advocates of communist philosophy preach that the workers and peasants should finish the capitalist and industrialist। ये क्या कम्युनिज्म की जो थ्योरी है वो क्या बोलती है कि जो वर्कर्स और पेजेंट्स की सरकार बने। ठीक है, ये जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, जो बहुत सारा प्रॉफिट कमाते हैं और उससे और ज़्यादा प्रॉफिट कमाते जाते हैं, और वर्कर्स और पेजेंट्स की हालत सुधारते ही नहीं है, इनको ठीक से वेजेस नहीं देते, तो इनको हटा दो, सारी पावर सब वर्कर्स और पेजेंट्स के पास आ जाए। कम्युनिज्म ये बोल रही थी। कम्युनिज्म के अनुसार देयर शुड नॉट बी प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी। कम्युनिज्म में ऐसा बोल रही थी किसी की भी प्राइवेट ओनरशिप ना हो। ठीक है, किसी भी एक पर्सन की या कुछ अमीर लोगों के पास ही प्रॉपर्टी ना हो, सब लोगों में बटी हुई, वर्कर्स पेजेंट्स में बटी हो प्रॉपर्टी। ये चाह रहे थे जो प्रॉपर्टी हो पूरी स्टेट की हो। ठीक है, सब लोगों में बटी हो प्रॉपर्टी, वो ऐसा ये चाह रहे थे। कम्युनिज्म की थ्योरी ऐसा कहती है। इसके बाद अब है जो नॉन रशियन जो थे वो क्यों अनहैप्पी थे ज़ार निकोलस से। तो इसका आंसर है कि जो ज़ार थे वो कैसा रूल अपना रहे थे, ये उनको उनकी लैंग्वेज बोलने की आज़ादी नहीं दे रहे थे। ये उनको कल्चर को भी दबाने की कोशिश कर रहे थे ज़ार। और दे वर नॉट कंसिडर इक्वल सिटीजन्स लाइक द रशियंस। और रशियंस की तरह उनको इक्वल सिटीजन्स नहीं मान रहे थे। ठीक है, नॉन रशियंस जो लोग थे उन लोगों को।
1905 के रिवॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल किसने प्ले किया था? तो किसने किया था? लियोन टॉस्की ने किया था। उन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था 1905 के रिवॉल्यूशन में भी किया था। साथ में अक्टूबर रिवॉल्यूशन में लेनिन ने इनको काय का हेड बना दिया था। जो एक मिलिट्री बनी थी, जो मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी बनी थी, उसके हेड लियोन टॉस्की ही थे और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दोनों 1905 के रिवॉल्यूशन में और अक्टूबर रिवॉल्यूशन में, दोनों में। अब क्वेश्चन है कि आपको मेन रिलीजन कौन सा फॉलो किया जाता था रशिया में, वो बताना है। तो मेन रिलीजन कौन सा फॉलो किया जाता था? ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी फॉलो किया जाता था। फिर थोड़ी पॉपुलेशन और किस किस की थी? कैथलिक्स की थी, प्रोटेस्टेंट्स की थी, मुस्लिम्स की और बुद्धिस्ट की भी थी। अब आपका क्वेश्चन है कि रशियन पेजेंट्स कैसे अलग थे यूरोप के पीजेंट्स थे 20th सेंचुरी में। तो रशियन पीजेंट्स जो थे वो क्या करते थे? साथ में मिला लेते थे अपनी लैंड जो थी वो साथ में मिला लेते थे और साथ में मिलकर खेती करते थे। जो छोटी छोटी जो सबकी ज़मीनें थी वो साथ में मिला लेते थे, पुल टुगेदर, और उसके ऊपर खेती किया करते थे। साथ में जो रशिया के जो पेजेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा चालाक थे। वो बिल्कुल भी नोबिलिटी की रिस्पेक्ट ही नहीं करते थे, बिल्कुल भी राजा को बिल्कुल फॉलो नहीं करते थे, बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते थे। जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में राजा की जो लुई 16 थे, उनकी पेजेंट्स थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट करते थे रिवॉल्यूशन के वक्त भी। लेकिन रशिया के पेजेंट्स थे वो बिल्कुल खिलाफ थे नोबिलिटी के, उनकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं किया करते थे। तो ये सारे क्वेश्चंस थे, थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो पॉसिबिलिटी है इनकी आने की। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको नोट डाउन करने रहेंगे। और अगर आपने चैप्टर अभी तक पूरा देखा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियो वाइज, पार्ट वाइज पूरी लिंक्स दे रखी है, आप जाके देख सकते हैं। क्योंकि जो भी हमने क्वेश्चन आंसर्स में डिस्कस किया वो सारी चीज़ें हम डिटेल में जो हमने लेसन पढ़ाया उसमें हम डिस्कस पहले ही कर चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।